नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज देश का प्रत्येक नागरिक यह जान रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के लिए टेट को लेकर जो निर्णय दिया है वो गलत है, अव्यावहारिक है, अवांछनीय है, जिसके कारण शिक्षकों के साथ घोर अन्याय हो रहा है और वर्षों से सेवा दे रहे लाखों शिक्षकों की नौकरी पर संकट आ गया है। बस दो लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है, एक खुद जस्टिस दीपांकर दत्ता को और दूसरा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, या ये जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। अभी 2-3 दिन पहले 24 जुलाई को यही जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने एक केस में निर्णय दिया है कि खेल के बीच नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता है। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। इस केस का विश्लेषण का वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। उससे आपको 2 बातें पता चलेगी कि आखिर इस नियम को शिक्षकों के टेट केस में सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई क्यों नहीं किया, और दूसरा यह कि आखिर मैं किस विश्वास के साथ सभी शिक्षकों को यह कहता हूं कि एक ना एक दिन आपको न्याय अवश्य मिलेगा। उस वीडियो में मैं पूरी बारीकी के साथ विश्लेषण करूंगा। उसे आप देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। यदि जस्टिस दीपांकर दत्ता ऐसा निर्णय देने से पहले इसकी व्यवहारिकता और इसके मानवीय पहलू पर विचार कर लेते तो शायद इतना कठोर निर्णय पास नहीं हो सकता था। यदि कोई निर्णय कानून में लिखे गए शब्दों को अक्षरशः पढ़ कर दिया जाता है बिना उसके उद्देश्य, व्यवहारिकता और उसके प्रभाव को जाने, तो इसका परिणाम भयावह हो सकता है, जैसा कि शिक्षकों के टेट केस में हुआ है। इन बातों का ध्यान हर न्यायाधीश को रखना होता है। इसलिए कानून में लिखे गए शब्दों से ज्यादा महत्व उस कानून के पीछे छुपे उद्देश्यों का होता है। कानून में लिखे गए शब्द और उस कानून के पीछे छुपे उद्देश्यों दोनों का अपना महत्व होता है, लेकिन जब उस कानून में लिखे गए शाब्दिक अर्थ से अन्याय हो रहा हो तो कानून का उद्देश्य और उसकी भावना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। भारतीय न्याय व्यवस्था में इसे न्याय संगत और उद्देश्य पूर्ण व्याख्या कही जाती है। RTE एक्ट का उद्देश्य निश्चित रूप से देश के सभी बच्चों को अच्छी और उच्च गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिलने का हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य सभी शिक्षकों की नौकरी को दांव पर लगाना कभी नहीं हो सकता है। अर्थात एक जिंदगी को बचाने के लिए दूसरे की जिंदगी दांव पर नहीं लगाया जा सकता है। यह पूरी तरह से अन्यायपूर्ण होगा। अदालतें पहले कानून में लिखे गए शब्दों को देखती है, लेकिन यदि शब्द कोई बेतुका परिणाम दे तो उसके उद्देश्य को प्राथमिकता दी जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी कानून का शब्द शरीर है तो उसका उद्देश्य उसकी आत्मा है। बिना आत्मा के शरीर बेकार होता है। इसलिए जब भी शब्दों के कारण कानून का मूल मकसद खतरे में पड़ जाता है, तब कानून का उद्देश्य ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एक अस्पताल के बाहर साइन बोर्ड पर लिखा है कि दरवाजे के सामने वाहन खड़ा करना मना है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति उस अस्पताल के गेट पर अचानक गंभीर रूप से घायल किसी व्यक्ति को एम्बुलेंस में लाता है और वहां अपना एम्बुलेंस कुछ देर के लिए खड़ा करता है, तो शाब्दिक रूप से वो दोषी माना जाता है, क्योंकि उसने गेट के सामने वाहन खड़ा किया है। परंतु इस कानून के पीछे का उद्देश्य गेट पर ट्रैफिक जाम को रोकना है और रास्ता साफ रखना है, न कि आपातकालीन स्थिति में मरीज की जान को बचाने वाली एम्बुलेंस को रोकना। यहाँ कोई भी अदालत लिखे गए शब्दों पर नहीं
बल्कि कानून के उद्देश्य पर विचार करेगी और एम्बुलेंस को सही मानेगी। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सारे केसेस में अपना स्पष्ट निर्णय दिया है। आर बालकृष्ण पिल्लई बनाम स्टेट ऑफ केरला समेत कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि किसी प्रावधान के शब्द अस्पष्ट हों तो अदालत को केवल शाब्दिक अर्थ तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उस विधायी उद्देश्य को खोजना चाहिए जिसके लिए कानून बनाया गया था, ताकि न्याय हो सके। केपी वर्गीज बनाम आयकर अधिकारी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि कानून की व्याख्या करते समय केवल शब्दों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी कानून का शाब्दिक अर्थ निकालने से कोई ऐसा परिणाम निकलता है जो अतार्किक और बेतुका हो, तो कोर्ट को उस शाब्दिक अर्थ को छोड़कर कानून के पीछे छिपे असली इरादे, असली मकसद और उसकी भावना को अपनाना चाहिए ताकि न्याय हो सके। शैलेश धैर्यवान बनाम मोहन बालकृष्ण लुल्ला, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पहले के समय में शाब्दिक व्याख्या को सुनहरा नियम माना जाता था, लेकिन अब उद्देश्य पूर्ण व्याख्या का सिद्धांत सबसे प्रमुख हो चुका है। अदालत का मुख्य काम कानून के उस अर्थ को लागू करना है जो उस कानून के मकसद को पूरा कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को अंजुमन इसात केस में और 29 मई 2026 को इसके रिव्यू पिटीशन में आरटीई एक्ट में लिखे एवरी टीचर के शाब्दिक अर्थ को पकड़कर इतना बड़ा निर्णय दिया है, जिससे देश के 25 लाख शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। आखिर इन सिद्धांतों के आधार पर यह निर्णय कहाँ टिकता है, यह निर्णय कितना उचित है? आखिर सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून में लिखे एवरी टीचर का शाब्दिक अर्थ पर ही इतना फोकस क्यों डाला है? यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि यह जो एवरी टीचर शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) के प्रोवाइजो में किया गया है, न कि सेक्शन या किसी सब सेक्शन में। इसलिए उसका स्वतंत्र मीनिंग कदापि नहीं निकाला जा सकता है। उस प्रोवाइजो में लिखे गए एवरी टीचर का अर्थ आरटीई एक्ट के सेक्शन 23(2) के ही संदर्भ में निकाला जा सकता है, उससे बाहर उसका अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, या उस एवरी टीचर का कोई स्वतंत्र मीनिंग नहीं निकाला जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से इतनी बड़ी गलती की अपेक्षा नहीं की जाती है। सुप्रीम कोर्ट को भी यह पता है कि उसके निर्णय का प्रभाव देश के 140 करोड़ लोगों पर पड़ता है, इसलिए निर्णय देने से पहले सुप्रीम कोर्ट को सभी बारीकियों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। यहाँ तक कि उस निर्णय के परिणाम को भी ध्यान में रखना होता है। यही कारण है कि मुझे पूर्ण विश्वास होता है कि जिस दिन यह गुत्थी सुलझ गई, शिक्षकों को एक न एक दिन न्याय मिलना तय है। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ विशेष जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।